आई रिमेंबर मैंने अली खज़र का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी बिल्कुल आपकी वाली बात की थी कि जब अब एक मेन फैक्टर है जो कि इस्टेब्लिश करेगा कि अब जो हम चाहते हैं, जो हमें पता भी है, जो चीज़ें बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं, वो हो पाएंगी नहीं, वो है विल की बात सारी। क्योंकि पहले भी बड़े ज़्यादा लोग आए हैं जो मेरिट पे थे, लेकिन एक वो चीज़ थी मेंटल फोर्टिट्यूड और विल, अगर वो हो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, मुझे मज़ीद एक और सवाल बनता है मेरा, आपने रिफॉर्म्स का जिक्र किया, तो हम देख रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने फिर से बड़ी ज़्यादा गवर्नमेंट्स इस तरह करती हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पेंशन्स के मामले में ज़रा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो क्या ये वाकई इतना बड़ा माजरा है कि हर गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है? इफ सो तो किस तरह से, और हमारा जो पेंशन का निज़ाम है वो इंटरनेशनल सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये पेंशन का, और हमारे पड़ोसी ममालिक ने जो है ना वो 15-15, 20-20 साल पहले इसको रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो है 2-3 चीज़ें बेसिक करनी है। देखें, 1 से 1.5 ट्रिलियन के बीच में आपकी पेंशन की जो है ना वो एक 1.8 बिलियन से लेकर 1.2 ट्रिलियन के बीच में पेंशन का आपका जो है वो इम्पैक्ट है, यानी कि इतना बड़ा साइज़ है आपका। इंटरेस्टिंग। और उसमें दोनों है, सिविलियन भी हैं और आपके नॉन सिविलियन डिफेंस जो है पेंशन्स भी हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कंट्रीब्यूशन प्लान आपको लेके आना है। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल आसान, अगर मैं अल्फाज में बात करूँ तो आप अगर 100 रुपये आपकी तनख्वाह है, जी। 10 रुपये उस पर आपको जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप 10 रुपये आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो कंट्रीब्यूशन प्लान लेकर आएं, और फिर उसको फंड भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट जो है आपको पैसे दे रही है और वो आगे आपकी जो जितना आप साल काम करेंगे और उसके बाद आप रिटायर होंगे, उसके बाद आपकी वो पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी, उसको मुझे आज फंड भी तो करना है ना, कि भाई मैं आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, आपने 30-35 साल काम किया, उसके बाद आप छोड़ के चले, आपने मतलब रिटायर हो गए आप, तो आपकी पेंशन खड़ी हो गई ना मेरे पास। बिल्कुल। एक तो देखें, एक तो इसमें ये करना पड़ेगा कि आपको अब जो हायरिंग है ना वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल करें, और 65 साल की एज, मेरे ख्याल में 60 और 65 साल की एज से ज़्यादा ना करें आप, ठीक है, और यंग पॉपुलेशन को आने दें आप, ठीक है। परमानेंट बेसिस पे हायर ना करें, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करें। अब जॉब सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट में, एक माइंडसेट था ना पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि जी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट नौकरी इनको का आप जो है ना वो सिक्योरिटी है, प्रायोरिटी दें, प्रिविलेजेस है। इस लड़के को जो है ना वो रिश्ता मिलना चाहिए क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट जॉब है। वो इसलिए वो माइंडसेट ये था कि जी सिक्योर है, छोड़ के कोई इनको जो है ना वो जॉब इनकी छूटेगी नहीं और इनको कोई निकालेगा नहीं, अभी भी है। ये हमेशा रहेगा। तो देखिए इस माइंडसेट को चेंज करना है ना, बिल्कुल। कि जी आपकी गवर्नमेंट की जॉब भी हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका रेलेवेंट हैं आप, तो आप कंटिन्यू करेंगे। That's all that should matter. आपकी एग्जैक्टली तो आप क्यों गवर्नमेंट को जो है वो इस तरह से यूज़ करें कि जी गवर्नमेंट जॉब है तो जी हमेशा ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि वो जो पेंशन का जो मॉडल है, और ये केपी गवर्नमेंट ने भी बाय द वे किया है कि कंट्रीब्यूशन पे लेके चले जाएं उसको, कि गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रीब्यूट ना करे, आप भी एज एन एम्प्लॉय करें, और फिर उसको गवर्नमेंट ये प्लान करे कि मेरी अगर ये लायबिलिटी खड़ी होती है, मैंने इसको रिटायरमेंट के बाद देना है, कुछ जो भी बाकी रह गए, बहुत बड़ी फौज है अभी हमारे पास गवर्नमेंट में, तो उनको भी जो है आप फंड भी करें, यानी कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स ऐसे क्रिएट करे कि ये जो फ्यूचर लायबिलिटी हो, ये एसेट उसको फंड भी करे, यानी कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं जहां से रिटर्न आए और मैं इस लायबिलिटी को पूरा करूं, पे कर सकूं। एक ये, दूसरा मैंने कहा हायरिंग पे किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, और तीसरी बात ये कि आप जो है फौज को कम करें, आप साइज़ को कट कर दें, साइज़ को कट करें, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि प्रोविंसेस को दें और लोकल लेवल पे दें, आप लोग वहाँ काम करें, ना कि फेडरल के ऊपर जो है इतना ज़्यादा बर्डन हो कि वो इतने सारे लोगों को लेके। तो ये 1.25 ट्रिलियन का जो इम्पैक्ट है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है ना ये हम कहते हैं टिकिंग बॉम्ब है ये बेसिकली। अगर आपने इसको फंड नहीं किया या इसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया तो ये आपको आपकी फिस्कल को खा जाएगा। एक ये, एक स्टेट ओन एंटिटीज़ जो हैं वो 800 अरब से 1 ट्रिलियन का लॉस करती हैं वो साल का, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। फिर आपका ये एनर्जी का जो लॉस है 800 अरब से 1 ट्रिलियन का, जो आगे थोड़ा सा और बढ़ेगा 2-3 सालों में, तो और क्योंकि आपने वो पॉलिसी इस तरह से लेके चले हैं जिसमें आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, आप डॉलर बेस्ड रिटर्न देते हैं, इंटरेस्ट रेट ड्रिवन होता है, सब कुछ होता है, तो वो इन्वेस्टर के लिए रिस्क एक तरह से फ्री हो गया। जो जिन्होंने पावर में इन्वेस्ट किया उनका कसूर नहीं है, एक्चुअली पॉलिसी फ्लॉ था हमारा, उसको ठीक करने की बात ज़रूरत है। तो ये 2-3 फैक्टर्स है ना, पेंशन, एनर्जी, सर्कुलर डेट और ये सारा आपका एसओईज़ का, इसको आप ठीक नहीं करेंगे तो आपकी फिस्कल के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे। ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं जो कि ठीक करने हैं, तो पेंशन इज़ वन ऑफ देम। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें पेंशन में, कि आप जो है ना ज़्यादातर जो है वो मोनेटाइज भी कर दें, यानी कि आप आज जो हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो बेसिकली गाड़ी, घर या जो भी मुराद हैं उनको आप मोनेटाइज कर दें। मोनेटाइज जब करेंगे तो ये एम्प्लॉय के ऊपर होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, कि वो उसको खर्च करता है, खुद गाड़ी लेता है, घर लेता है, क्या करता है, मोनेटाइज कर दें आप।
ٹھیک تو ہے, بہت سارے اس میں کام ہو سکتا ہے, یہ بہت اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے پینشن پہ. پورا پروگرام کریں گے ہم. تو لیکن ہم نے موٹی موٹی چیزوں کو جو ٹچ اپون کیا ہے, آئی ہوپ کہ اس پہ عمل ہو. آئی ہوپ اس پہ عمل ہو. سر یہ اسی آپ کے جواب سے ہی میرا ایک اور سوال نکلتا ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو دیکھیں تو فرق کافی بڑا. دا پرائیویٹ سیکٹر از ڈوئنگ وے بیٹر کمپیئر ٹو دا پبلک سیکٹر, اور بڑے زیادہ تو پبلک سیکٹر کے خسارے میں بھی ہیں. تو وٹ ڈو یو سے کہ ہاؤ کین وی میک اٹ بیٹر؟ کیا پبلک سیکٹر میں رہتے ہوئے وہ بہتری کی طرف جانب جا سکتے ہیں یا ان کو بھی پرائیویٹائز کرنا ضروری ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تقریباً کوئی 206 کمپنیاں ہوں گی ٹوٹل. کمپنیاں ہیں یا اس میں ادارے ہیں, اتھارٹیز ہیں, کمیشنز ہیں, یہ سب ملا کے اس میں آئی تھنک کوئی 85 رفلی کمرشل ہیں اور کوئی 80 کے قریب نان کمرشل ہیں, اور وہ پھر آپس میں کراس ہولڈنگز بھی ہیں کہ جی ایک کمپنی ہے تو اس کی سبسڈری بھی ہے, تو یہ بھی ہے, تو اوور لیپنگ بھی ہے. اب دیکھیں اس میں کرنا یہ ہے کہ ایک فنڈامنٹل چیز تو آپ کو پتہ ہے, یہ ضروری ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو جو ہے نا بزنس سے نکلنا چاہیے. گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تاکہ ہر کوئی آ کے انویسٹ کرے اور کمپٹیشن کریٹ ہو اور الٹیمیٹلی کنزیومر کا فائدہ ہو اور سروس ڈلیوری ہو. سب سے امپورٹنٹ اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ جی لوکل گورنمنٹس آپ کریٹ کریں تاکہ سروس ڈلیوری جو ہے لوکل گورنمنٹ تک جو ہے نا ان کے تھرو ایک عام آدمی کو. تو جو ایس او ایز کا معاملہ ہے نا, وہ تو آپ کو ان سے نکلنا ضروری ہے, یہ تو فنڈامنٹل ہے. اور 800 سے 1 ٹریلین روپے کا, 800 ارب سے 1 ٹریلین روپے کا لاس بھی ہے آپ کا سال کا, تو آپ اس کو بھی آپ پلگ کریں گے. تو ایک تو ہمیں یہ ایز اے اسٹیٹ میرے خیال میں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہمارا پلان کیا ہے. کیا ہم ویسے ہی رینڈم پکڑ کے کہتے ہیں جی اس کمپنی کو بھی کر دیں؟ اچھا اس میں فرق بھی ہے کہ مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی کمپنی بیچیں یا مطلب پرائیویٹائز کریں یا کچھ بھی کریں اس کو, تو اس میں جو پروسیڈز آتی ہیں جی وہ آپ لاس جو ہے جو ایکچولی جو ڈیٹ ریڈکشن ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہے, یعنی کہ اپنے قرضوں کو کم کریں اس سے 90% اور 10% جو رہ جائے اس سے پاورٹی کو کم کریں. اب یہ گورنمنٹ کا ویسے ہی فسکل پہ لاس اتنا بڑا ہے کہ یہاں سے جو پروسیڈز آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو میں الگ الگ کیا کروں, 90-10 کیا کروں, یہ تو ویسے ہی ہم کر رہے ہیں, اپنا قرضہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایکچولی قرضہ بڑھ جاتا ہے. اور اسٹیٹ کی کیا پالیسی, اسٹیٹ کا نیریٹو کیا ہے؟ اسٹیٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ جی لاس سے نکلنا ہے, ہمیں لاس کو کاٹنا ہے, لاس کو کم کرنا ہے. اسٹیٹ کا نیریٹو یہ ہے. پی سی کا نیریٹو یہ ہے کہ جی غربت کو کم کرنا ہے اور قرضے کو کم کرنا ہے. اسٹیٹ کا نیریٹو ہے کہ جی لاس کو کم کرنا ہے اوور آل. تو یہ نیریٹو کو بھی میچ کریں آپ, ایک نیریٹو سیم پیج پہ آنا, اور فرام ٹاپ جو ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن ہو, ٹھیک ہے, فرام ٹاپ فلو ڈاؤن ہو کہ بھائی گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ مجھے بزنس میں نہیں رہنا, نمبر 1 یہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور مجھے جو ہے اپنی کمپنی سے نکل کے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا جگہ دینی ہے, مجھے اس میں انٹرونشن نہیں کرنی, اور مجھے پوری اکانومی میں انٹرونشن نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے پوری اکانومی میں گورنمنٹ کی فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. پائڈ کا ایک ریسرچ ہے, اس کے حساب سے کچھ 60% سے زیادہ گورنمنٹ کی انٹرونشن ہے اکانومی میں, اور ریگولیٹری باڈیز کی بھی اتنی ہیں پاکستان میں. پتہ ہے آپ کو پرائس سیٹنگ ہے, کبھی سبسڈی ہے, کبھی کراس سبسڈی ہے, کبھی ڈائریکٹ آپ پرائس سیٹ کر رہے ہیں, کبھی آپ تھرو انڈائریکٹ چینلز پرائس سیٹ کر رہے ہیں. تو جو فٹ پرنٹ ہے نا گورنمنٹ کا, صرف پرائیویٹ ایس او ایز کے تھرو نہیں ہے خالی کہ جی وہ پاکستان اسٹیل مل ہے اور پی آئی اے ہے اور جو ہے نا پاکستان ریلویز ہے. یہ تو فرنٹ پہ ادارے ہیں نا جن کو آپ نے یا تو کلوز ڈاؤن کرنا ہے, ایک کال لینی پڑے گی کہ یار ہمیں لاس ہو رہا ہے نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اکانومی کو, تو ہم نے پولیٹیکلی رن نہیں کرنا. یہ پولیٹیکل ادارے نہیں جو بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, کلوز ڈاؤن کر دیں یا پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, بولیں آپ چلائیں, آپ ایکوٹی رکھیں مینجمنٹ کے ساتھ, منیمم ایکوٹی رکھ لیں 26%, مینجمنٹ آپ کی ہے, آپ چلائیں اس کو, اور اگر آپ کی بہتری ہوگی ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے, انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے. اگر بہتری ہوگی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ان دا فارم آف ڈویڈنڈس, ان دا فارم آف ہائر ویلیو. پی آئی اے اگر دیتے ہیں تو پی آئی اے کے اندر اگر 26% ہم دیتے اور 74% اپنے پاس رکھتے, اور جو ہے فائدہ ہوتا پی آئی اے کو, کوئی آ کے ایئر لائن چلا رہا ہے, بہت پوٹینشیل ہے ہمارے ایئر لائنس میں اور ایویشن بزنس میں, تو اس کے رزلٹ میں ہمیں بھی فائدہ ہوتا. لیکن ٹھیک ہے, اس کا ایک اسٹرکچر انہوں نے ڈیفائن کیا. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو ایس او ایز ہے نا, یہ آپ نے ٹاپ سے ایک نیریٹو کریٹ کرنا ہے, پھر آپ نے وہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو آپ کو ہٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ ایسے کیے بھی ہیں جس میں ٹی این ڈی سیکٹر ہے جو انرجی کا ہے, سب سے زیادہ لاس میکنگ اسی میں ہی ہے نا. آپ دیکھیں 2 بڑے مسئلے ہیں اس کے, ایک تو لاس گورنمنٹ لے رہی ہے, اتنا بڑے ان کے 600-700 ارب روپے کے لاسز لے رہی ہے. دوسرا اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ اکانومی پہ کتنا ہے کہ بجلی پہنچتی نہیں ہے, مہنگی پہنچتی ہے, اور سب. اچھا ہم بنانے کا پرابلم نہیں ہے ہماری بجلی کا, جنریشن کا ایشو نہیں ہے, پہنچانے کا پرابلم ہے.
TND जैसे कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो प्रॉब्लम है। उसको इतना ज़्यादा सड़ चुका है वो निज़ाम कि उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। उसमें लॉन्ग टर्म जो है कंसेशंस की ज़रूरत है देने की, उसको फ़ौरन करना चाहिए। अदरवाइज़ ये सिंगल हैंडली एनर्जी का जो प्रॉब्लम है ना, सिंगल हैंडली आपको बैंकरप्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए एसओईज़ का तो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपको टॉप टू डाउन नैरेटिव भी क्रिएट करना है। फिर आपको वो आइडेंटिफाई करनी है सेक्टर्स या कंपनीज जो मोस्ट लॉस मेकिंग है, उनको ठीक भी करना है। देखिए, मैं दोबारा कहता हूँ, ये ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि जी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी तो नहीं है, 2% ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्राइवेटाइज कर देंगे हम सब चीज़ें। ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है वो हमें रीड करना पड़ेगा। इन्वेस्टर ये कहता है कि यार आप मुझे एक चीज़ कचरा करके देंगे तो मैं इसको क्या वैल्यू दूंगा आपकी? मुझे सब कुछ खुद ही बनाना है तो मैं आपको वैल्यू क्या दूंगा? तो ये भी दे दें, कोई इशू नहीं, अगर आप ठीक नहीं कर सकते थोड़ा सा। लेकिन सही तरीका क्या होगा कि आप टॉप से स्टार्ट करें, एक अच्छी डिबेट रखें जिसमें बताएं कि जी हमारे इदारे कितने हैं, क्या डेटा है उनका, क्या स्टैंडिंग है, क्या एसेट्स हैं। ये मिनिस्टर फाइनेंस करता है लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होती, एक 2 साल पुरानी होती है। ठीक। तो आप पहले लेटेस्ट निकालें नंबर्स। सबसे पहले डेटा होता है, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब डेटा आपके पास होगा तो पॉलिसी सही बनेगी, जब पॉलिसी सही बनेगी, उसकी एग्जीक्यूशन सही होगी तो इम्पैक्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो आपके पास डेटा है 206 कंपनीज का है डेटा, लेकिन स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा है। तो उनका डेटा निकाल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो और फ्यूचरिस्टिक प्लान हो, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन को ये मैंडेट दिया जाए और एम्पावर, उसका ऑर्डिनेंस एम्पावर करता है उसको, लेकिन उसकी कोई मिनिस्ट्री सुनता ही नहीं। आप जाए मिनिस्ट्रीज के पास, वो आगे रिलक्टेंट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ले लें, मिनिस्टर एविएशन ले लें, कुछ भी ले लें आप, वो बहुत मुश्किल से करते हैं। लेकिन आज जो है आप देखें सब एक पेज में तो PIA हो रहा है। कहने का मतलब वही वाली बात है कि वेल होनी चाहिए आपकी, इदारों का पता हो आपको, डेटा आपके पास हो, और आप शुरू करें इस चीज़ से कि जी हमने पहले तो उनमें बोर्ड्स डालने। आपको पता है कितने इदारे हैं जिनके अंदर बोर्ड्स ही नहीं है, और बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट अपॉइंट क्यों कर रही है CEO को? भाई बोर्ड अपॉइंट करता है ना किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी के CEO को बोर्ड अपॉइंट करता है और बोर्ड को गवर्नमेंट अपॉइंट कर ले। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो किसी पावर कंपनी या किसी का भी CEO है या किसी ऑयल कंपनी का CEO, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर रही है, भाई बोर्ड अपॉइंट करे ना उसका। तो ये इस तरह के नॉर्मलीज आप ठीक करें, जो एक प्रॉपर जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है वो लेके चलें। अच्छा, जब बोर्ड अपॉइंट करते हैं आप मैनेजमेंट को थोड़ा सा ठीक करें, थोड़ी सी उसकी, आप वो कहते हैं जब आप गाड़ी बेचने जाते हैं या कोई भी आप घर बेचने जाते हैं, उसको थोड़ा सा आप खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत ताकि सेलेबल तो बने। तो इन्वेस्टर का भी यही है कि भाई आप उसको चीज़ को बेयर मिनिमम पे आप ले आएँ ताकि इन्वेस्टर आपसे ले ले और उसको फिर बेहतर करे, अट्रैक्ट तो हो। तो ये प्लान होना चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं नहीं जी ये तो बस जितना है दे दो आप उसकी वैल्यू, या जैसे स्ट्रक्चर किया PIA को, ठीक है वो स्ट्रक्चर पर हम डिबेट कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर करना बेहतर था। इसी तरह सबको करें ना, सबको स्ट्रक्चर करें, आप इंटरनल अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। इस वक्त PC के पास इंटरनल कैपेसिटी नहीं है, आपको पता है, एग्जीक्यूट करने की। आपके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है इंटरनली, मतलब बहुत कम है, और इदारे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको एक तरह से कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अपने जो है बेस्ट माइंड जो है वो लाने पड़ेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हों या गवर्नमेंट से हों, बिठाने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, उनके माइंडसेट को रीड करने वाले लोग हों, लॉयर्स हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, बहुत सारे और लोग बैठे हुए हों जो कि आपको बता सकें यार स्ट्रक्चर कैसे करना है। गवर्नमेंट की साइड से देख रहे हों कि जी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है उसमें और स्टेट का फ़ायदा क्या है, कुछ चीज़ को बेहतर करके बेचना। और दूसरी बात, पूरा एनवायरनमेंट आपको बेहतर करना पड़ेगा। इकॉनमी की ग्रोथ बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स एक रीजनल लेवल पे हैं, एनर्जी सेक्टर थोड़ा बेहतर हो गया है और आपके फाइनेंसेस बेहतर हैं, कर्जे की जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है आपके ऊपर। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जा रही है, तो पूरा इम्पैक्ट होता है ना। ये पूरा लैंडस्केप, इसको मैं कहता हूँ वैल्यू प्रोपोजिशन लैंडस्केप, जो चाइना ने प्रोवाइड किया आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। आज देखें चाइना का है, अब वियतनाम कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, मलेशिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, ठीक है, तो और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देखें कर रहे हैं। तो आप घिरे हुए हैं कॉम्पिटिटिव जो है ना लैंडस्केप में, आप खुद स्लो हैं, आप अपने आप को बेहतर करने हैं, वरना ये सारे खड़े हो जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे, और आपको पोटेंशियल इनसे ज़्यादा है। आप पता है कहाँ पर हैं? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप उस जगह पर हैं गजाल जहाँ पे एक तरफ एनर्जी हंग्री लोग हैं और दूसरे एंड पे एनर्जी रिच लोग हैं। आप ये समझेंगे एक तरफ आपको जो है ना वो लोग बहुत अमीर लोग बैठे हैं एक तरफ, और एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं, आप बीच में हैं, तो आप कितनी अच्छी डील बना सकते हैं।